4। यहाँ पे फिर हमारे पास टेक्निक वाली बात आ जाती है। यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को रीड करने की एक करेक्टरिस्टिक होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के ऊपर मैंने वैसे तो कराए भी हैं, जो लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो मैंने सारे फ्रूट्स कराए। ये जो डॉट वाली जगह है, ये सारी जगहों पे डॉट डॉट लगे हुए हैं। जहाँ पे ये डॉट्स जहाँ पे लगे हुए हैं, ये कौन सा फ्रूट है यहाँ पे? मैंगो। सर मैंगो। नहीं, मैंगो बलूचिस्तान में कहाँ पे जाके हो रहा है यार? जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट है। बनाना। सर डेट्स है सर, डेट्स डेट्स। डेट्स हैं, दीज आर डेट्स। खजूरें हैं बेटा, डेजर्ट एरिया और थोड़े ड्राई एरिया में होती हैं ये, ठीक है, इसलिए खजूरें हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे ये पूरे रीजन में यहाँ से लेके और ये पूरा डबल भी, ये साथ आप देखते जा रहे हैं, डबल 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 भी हो रहा है ये साथ साथ। इस जगह पे दोनों फ्रूट, इसका मतलब है ये जहाँ पे लाइनें भी लगी हैं और डॉट भी लगे हैं, यहाँ पे दोनों ग्रो हो रहे हो। ये दूसरा फ्रूट कौन सा है? ये जो नॉर्थ और सेंट्रल सिंध तक जा रहा है और इधर से साउथ पंजाब में। मैंगो। 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 अच्छा, और तीसरा ये जो फ्रूट सी, ये जो बॉक्सेस से बने हुए हैं, ये एप्रिकॉट। ये एक यहाँ पे केपीके के सेंटर में हो रहा है कहीं पे, और इसके अलावा नॉर्थ बलूचिस्तान से सेंट्रल बलूचिस्तान तक आ रहा है, ये है एप्रिकॉट। ये एप्पल भी हो सकता है और एप्रिकॉट भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं आप, ठीक है। सर तो एप्पल लिख सकते हैं? एप्पल का, हाँ एप्पल का भी यही एरिया होता है, यही एरियाज होते हैं, ठीक है, आप एप्पल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल देखें। अब अगले सवाल में डिफरेंस देखने हैं आपने। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया वेयर फ्रूट ए इज ग्रोन। ए की डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है आपने। वेयर फ्रूट ए इज ग्रोन, कहां पे फ्रूट ए ग्रो हो रहा है आपका? आपका फ्रूट ए, अब 3 पॉइंट आप कैसे बनाएंगे? अब इनको 3 एरियाज में डिवाइड कर लें, प्रोविंस वाइज आप डिवाइड कर लें। अच्छा, 3 प्रोविंस में हो रहा है ये कहीं पे? अच्छा, ये एक ये बलूचिस्तान में हो रहा है। ये वाला हिस्सा किस प्रोविंस का है? ये जो दूसरा मैंने सर्कल किया, ये सिंध। सिंध का है। और ये वाला पोर्शन कौन से प्रोविंस का है? ये वाला, ये पंजाब का पोर्शन, ये सिंध का पोर्शन है। अच्छा, और ये लास्ट वाला, ये वाला बलूचिस्तान का पोर्शन है। अब मुझे बताएं, अब आप लोग मुझे बताएं कि सिंध बलूचिस्तान का इन सारे पोर्शंस में है, तो ये क्या आप पूरा प्रोविंस लिखेंगे इसके अंदर? पूरा प्रोविंस लिखेंगे हम इसके अंदर? इज नहीं इट सर। पॉसिबल क्या हम ये पूरे पूरे प्रोविंस में तो नहीं ग्रो हो रहे? अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। अब आप इसकी मैप के ऊपर ही डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा कि ये पंजाब का कौन सा पोर्शन है। ये बेसिकली पंजाब का साउथ बनता है, साउथ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं कि ये जो सिंध है, ये सिंध की कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है? नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ। ईस्ट कह लें, नॉर्थ ईस्ट कह लें या नॉर्थ कह लें, दोनों चलेगा, ठीक है। और बलूचिस्तान की ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट। साउथ ये वेस्ट। सेंट्रल बलूचिस्तान है, ये सेंट्रल बलूचिस्तान है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये कौन सी है? साउथ और साउथ वेस्ट। वेस्ट है, साउथ वेस्ट। सर जी बेटा। अगर इस आंसर में इस तरह लिखा हो, फ्रूट इज ग्रोन इन साउथ वेस्ट इन बलूचिस्तान, इट्स आल्सो ग्रोन इन नॉर्थ सिंध, एंड लास्टली इट इज ग्रोन इन साउथ पंजाब, फिर 3 मार्क्स मिलते हैं या नहीं? मिलते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें ज्यादा कहाँ पे हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा किस जगह पे नजर आ रहा है? बलूचिस्तान। डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जहाँ नहीं वो बताना है। वो भी बताना है, वो मैं एंड पे बताऊंगा। अच्छा, लेकिन तो सर ये भी है अब, कैसे? है सर उसने बस मेंशन किया है कि किधर किधर आएंगे, वो जिस बच्चे ने अभी आपसे सवाल पूछा था, तो जी उसमें जी उसके जी 3 नंबर मेंशन, के लिए। जी जी 3 नंबर मिल जाएंगे उसके। अच्छा, अब ये देखें कि फ्रूट ए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे फ्रूट ए इज ग्रोन
Yeah, it is grown in south west Balochistan, southwest Balochistan. Moreover, in Sindh, it is grown in north east. Further, Punjab also produce fruit A, which is grown in South Punjab. अच्छा, एंड पे क्या है यहाँ पे इस सवाल में उसने स्पेसिफिकली आपको पहली बात तो यह कि नंबर आपको बता दिए कि कितने मार्क्स सकते हैं, 3 है। अब अगर आप इसका जनरल पॉइंट ये वाला जिसमें आप ये कहते हैं कि बिसाइड्स these areas fruit A is not grown in other areas. आप ये जनरल पॉइंट भी ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब इस जगह पे तो ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इस जगह पे ये नहीं है, आप इसका भी पॉइंट एंड पे ऐड करेंगे। ये एडिशनल पॉइंट आपने जरूर लिखना है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट आपने जरूर लिखना है, चाहे आपके पूरे 3 पॉइंट ऊपर हो गए हैं, फिर आपने ये एडिशनल पॉइंट ऐड करना होगा। इज इट क्लियर बेटा? फिर इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा कि अगर कहीं पे आपका कोई एरिया भी गलत हो जाता है, कोई एरिया आपने नॉर्थ ईस्ट की बजाय आपसे गलती से आपने वेस्ट लिख दिया था, तो उससे आपको यहाँ से कंपनसेशन भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा कि जहाँ ये ग्रो हो रहा है, तो हमने हाँ नॉर्थ जी ग्राउंड का क्यों बताया फिर? जी, मैंने इसीलिए कहा है कि इस एरिया में जो ये ग्रो हो रहा है, बाकी एरियाज के अंदर ये ग्रो नहीं हो रहा, तो आप वेयर इट इज ग्रोन है, तो जहां पे ग्रो हो रहा है वो आपने एरियाज जब स्पेसिफाई कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने एंड पे ये बता दिया कि यहाँ पे इन एरियाज के अंदर, इन एरियाज के अलावा ये ग्रो नहीं होता, तो आप उस एरिया को, ये जनरल पॉइंट होता है, ये जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि ये आपके मार्क्स लूज भी नहीं करेगा, आप लिख देंगे तो इसका फायदा ही है सिर्फ, ठीक है। आगे अगले पॉइंट पे आ जाएं। अगला सवाल, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन लोकेशन। अब यहाँ पे स्टेट का है उसने, अब स्टेट में अब 2 डिफरेंस निकालने हैं आपने। अब ये यहाँ पे 2 डिफरेंस फ्रूट बी और सी में आपने ढूंढने हैं, बी और सी में। फ्रूट बी किस किस इलाके में हो रहा है, किन किन प्रोविंसेस में हो रहा है, आप मुझे अब आप बताएंगे। ये मैं सारा रेज कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं फ्रूट बी और सी के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस बताएं आप। जी बेटा, फ्रूट बी और सी की सर डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे कर दें एक सेकेंड। एक मिनट, अब मुझे आप ये दिखें, ये बताएं कि फ्रूट बी और सी डिफरेंसेस बताने हैं इनके। अब डिफरेंस एक पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, ये डिफरेंस लिखते कैसे हैं। अब आपका ये डिफरेंसेस नहीं है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रूट बी इज ग्रोन इन पंजाब एंड सिंध। Fruit C is grown in KPK and बलूचिस्तान। अब मुझे बताएं ये डिफरेंसेस कितने हैं, 2 हैं या 1 था? एक। एक ये तो सर। आपने, पहली बात तो ये कि आपने पैटर्न के ऊपर ये डिफरेंस लिखा ही नहीं है, नंबर में किस बात पे दूं आपको। अब
लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंस एक सेंटेंस में होना चाहिए था। जो आपने लिखना था, आपने लिख के नहीं लिया, कुछ ने ये ना हो लिख लिया हो, या मैं जनरली बता रहा था कि गलत आंसर लिखा मैंने। अब मैं गलत आंसर इस तरीके से आप लोग लिखें। अब इसका डिफरेंस लिखने का तरीका ये है कि फ्रूट बी फ्रूट बी fruit B is grown in South Punjab, while while fruit C can be seen in small part of KPK, not in Punjab, not in पंजाब। अब यहाँ पे उसने क्योंकि स्टेट के लिए भी दो लाइनें दी थी, क्योंकि उससे पता है कि डिफरेंस आपने लिखना है, तो इसलिए वहां पे उसने दो लाइनें स्टेट में भी दे दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद है फ्रूट फ्रूट सी is grown in north and central Balochistan, while Sindh has only fruit B fruit B in northeast and not fruit C is present there। ठीक है ना, ये आपका दोनों के अंदर डिफरेंस, मतलब मैंने एक पॉइंट में दो प्रोविंसेस का बता दिया, अगले दो में दो प्रोविंसेस का बता दिया, इस तरह आपके ये डिफरेंसेस काउंट हो जाते। सर जी जी, हिला को आने थे क्लास में। हिला को हिला किधर गई है? ये ब्लू वाला ही है उसका। जी अफाज आप तो क्लास में हो। अच्छा, एक्सप्लेन द, ये अगला सवाल बहुत जनरल है। एक्सप्लेन द आइडियल नेचुरल ग्रोइंग कंडीशन नीडेड टू ग्रो बनाना। अच्छा, पहली बात मैं बनाना है इसकी शायद नेचुरल कंडीशन। अब पेपर में ये सवाल आया, बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने खाली छोड़ा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सर ने पढ़ाया भी नहीं है। बेटा आपने क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको ये भी पता है कि बनाना, मैंने ये भी पढ़ाया था कि बनाना आपका साउथ सिंध में ग्रो करता है, ये वाले एरिया में बनाना साउथ सिंध में ग्रो करता है। अब आप मुझे बताएं कि बनाना साउथ सिंध में क्लाइमेट की कौन सी रेंज है? ये साउथ वाला जो पोर्शन है, ये क्लाइमेट की कौन सी क्लाइमेटिक रेंज है? ये क्लाइंट कोस्टल है या एरिड है? क्लाइंट कोस्टल है, तो यहाँ पे कोस्टल यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा? ह्यूमिड होगा। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? ह्यूमिड होता है। अब यहाँ से भी इस जनरल नॉलेज से भी आंसर बन सकता है इसका। अब कैसे? मैं पहली तो बात यह है कि मैं इसको एक जनरल पॉइंट बता, आप कभी भी किसी भी चीज की ग्रोइंग कंडीशन में लिखेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट मैं बनाता हूँ। अब ये देखें कि इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं, पहले तो ये मुझे बताएं, इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं? सर 2 लिखने। तो वो डेवलप जी। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट पहला लिखता हूँ, फॉर बनाना देयर must be flat
well drained land which must be rich in alluvium for the growth of this fruit. अब ये पहली नेचुरल कंडीशन है इसकी। बनाना के लिए मैंने दो पॉइंट्स को मिक्स कर दिया है, लेकिन मैंने डेवलपमेंट कर दी उन पॉइंट्स की कि इस तरह की आपको वो चाहिए। बेसिकली लैंड से एसोसिएटेड मैंने मिक्स ऐसे किया कि मैंने लैंड के पॉइंट को बेसिकली वेल ड्रेन्ड के साथ अलूवियम के साथ लिंक कर दिया कि लैंड अलूवियम भी होनी चाहिए, फ्लैट भी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए। ये इसका पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट, moreover there are specific climatic conditions for banana, like reliable rainfall of 700 to 1000 millimeter, and temperature must be in between 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius for ripening of this fruit. इसकी राइपनिंग के लिए ये चीज है। अब मैंने आपको लिखना सिखाया, इसके अंदर वो सिखा मैं क्या रहा हूं आपको। बेटा आप कल पेपर में जाते हैं और आपको कोई भी चीज ऐसी आ जाती है कि मेरे पास तो ये फैक्ट्स का नॉलेज था तो मैंने ये लिख दिया, आपके पास नहीं है फैक्ट्स का नॉलेज, आप क्या करेंगे? आप जनरल आंसर लिखेंगे जिसकी बेस पे आपको 3 नंबर आराम से मिल सकते। कितने नंबर मिल सकते हैं? 3 नंबर कैसे मिलते हैं कि देखें, दुनिया की कोई भी क्रॉप, कोई भी चीज आप ग्रो करते हैं, उसके लिए ये सेम नेचुरल कंडीशन नहीं है। आप सिर्फ चीज का नाम चेंज करें। फॉर बनाना की जगह पे आप ऑयल सीड कर लें, फॉर राइस कर लें, फॉर वीट कर लें, फॉर शुगर केन कर लें, फॉर कॉटन कर लें। ये पॉइंट आप लिख देना तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लैंड के पॉइंट और सॉइल को मिक्स कर देना है। अगर डेवलपमेंट यू शुड डेवलप योर आंसर आता है तब तो आपने इस तरह कंबाइन कर। फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज की है। मैंने क्लाइमेट और टेम्परेचर को अलग अलग लिखता तो वो 2 पॉइंट बनते। मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखा है, उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रेनफॉल और टेम्परेचर 2 लिख दिए, क्योंकि मेरा पॉइंट पीछे एक ही है। क्लाइमेट में बता रहा हूँ, क्लाइमेट में आगे मैं जो चीज मर्जी डिस्कस करूं उसकी। तो ये डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट, इससे भी ये डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट का एक इसको कहते हैं कि यूज ऑफ एक्चुअली माइंड ने अपने पेपर में यूज करना है कि कहीं पे 2 पॉइंट लिखने हैं तो वो आपने कैसे बनाने हैं। 2 पॉइंट लिखने हैं तो अगर इन्हीं से 4 पॉइंट मैंने बनाने होते तो फिर मैं कैसे लिखता? लैंड का 1 पॉइंट लिखता, सॉइल का दूसरा लिखता, रेनफॉल का मैं तीसरा लिखता और टेम्परेचर का मैं चौथा लिखता। अब देखें, अगर आपको ये नहीं भी आता, आपको रेनफॉल की क्वांटिटी नहीं पता 700 से 1000 होनी चाहिए, आप यहाँ पे लिखें रिलायबल एंड मॉडरेट रेनफॉल चाहिए।
रिलायबल एंड मॉडरेट रेनफॉल। टेम्परेचर कैसा चाहिए? टेम्परेचर कैसा चाहिए? टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए। दुनिया की कोई भी क्रॉप, कोई भी फ्रूट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में नहीं होता। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर या तो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है या एक्सट्रीमली हॉट होता है। कोई भी क्लाइमेट, दुनिया का कोई भी फ्रूट ऐसे ग्रो नहीं करता, या कोई भी आपकी क्रॉप ऐसे ग्रो नहीं करती। तो आपने रिलायबल, रिलायबल, मॉडरेट, मॉडरेट का वर्ड यूज करना। ये टेक्निक है यार, ये खाली ना छोड़ें, अल्लाह का वास्ता है। ये पेपर में ऐसी चीज खाली मत छोड़ें। आपके पास बहुत आसान तरीका होता है, आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे? सर जी बेटा। इसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल लिखना है या नहीं? मैंने एनुअल रेनफॉल ये लिखा है ना, रिलायबल रेनफॉल ऑफ 7 to 2, ये है। तो रेनफॉल मैंने एवरेज, ये वर्ड आप कह रहे हैं कि ये लिखूं या ना लिखूं? जी सर, एवरेज एनुअल। एंड एवरेज एनुअल रिलायबल। बेटा अगर वो फ्रूट उस इलाके में ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है ना, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वो ग्रो कर रहे हैं ना। ये बात फैक्ट है ना। तो अगर ठीक है सर। क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे होती ना, तो अब मुझे तो ये याद था, अच्छा कसम मैं खाता हूँ मैंने नहीं पढ़ा हुआ था ये। मैंने ये फैक्ट्स पता कैसे बनाए हैं? ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि मुझे क्लाइमेट का चैप्टर अच्छे से आता था। मुझे क्लाइमेट में पता है कि इस एरिया में टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है। मैंने उस रेंज के ऊपर गया, मैंने वो माइंड में रेंज रखी थी 25 से 35, कि इस रेंज में ये ग्रो करता है। और इसके अलावा रेनफॉल की क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इतना ज्यादा होता नहीं है इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो मैं ओवर 2000 वगैरह तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जो राइपनिंग सीजन होता है उसमें पानी हर फ्रूट को ज्यादा चाहिए होता है। तो फ्रूट्स जितने भी होते हैं, इनकी जो फ्रूट की जो रेंज होती है रेनफॉल की, वो 500 से 1000 के दरमियान होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। कोई भी फ्रूट होता है, डेट्स की थोड़ी बिल्कुल कम होती है, डेट इसीलिए डेजर्ट में ग्रो करता है, बाकी सब की अमाउंट ऑफ रेनफॉल सब में 500 से 1000 के दरमियान है। इज इट क्लियर? जी बेटा, डन हो गया। अगले पॉइंट पे चले। जी सर। सबसिस्टेंस फार्मिंग आसान सा है, डेफिनेशन लिखनी है आपने, 1 नंबर की डेफिनेशन है। फार्मिंग फॉर फैमिली नीड्स, ये तो आसान से। अच्छा, स्टेट 2 ह्यूमन इनपुट्स एंड 2 नेचुरल इनपुट्स फॉर सबसिस्टेंस राइस फार्मिंग। ह्यूमन इनपुट्स कौन से हैं? इरिगेशन, सीड्स आपने क्या बोला? इरिगेशन? एंड सीड्स। अच्छा, इरिगेशन और दूसरे पे सीड्स। ओके। नेचुरल इनपुट्स में क्या है? सॉइल, लैंड, लैंड। अच्छा, फ्लड्स। अच्छा अब मुझे नेचुरल इनपुट्स, फ्लड्स नहीं होता नेचुरल इनपुट में, वो डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये आंसर गलत है, पता है? ये आंसर गलत है। स्टेटमेंट लिखनी है, वर्ड वन वर्ड आंसर नहीं देना। स्टेटमेंट तो लिखनी है, अभी भी गलत है। स्टेटमेंट लिखने के बाद भी गलत है। उसने सबसिस्टेंस का पूछा है, उसने सबसिस्टेंस का वर्ड पूछा था। ये ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल और देसी करना। ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन करेंगे आप, देसी वैरायटीज ऑफ सीड्स करेंगे आप, सॉइल में अलूवियल सॉइल एंड मॉइस्चर रिटेंटिव, जिसमें मॉइस्चर होल्ड हो सकता है, मॉइस्चर जिसके अंदर से फौरन सीप नहीं करता। लैंड में वेल ड्रेन्ड लैंड होनी चाहिए। ये है, ठीक है। डन हो गया। ये तरीका होता है। आपने एक तो फ्रेज की फॉर्म में आप वन वर्ड आंसर भी लिखते हैं ना। देखा आपने, वन वर्ड आंसर जब मैंने लिखा था ना, ये किसने बताया था मुझे? ये आंसर वैसे बताया किसने था शुरू में? ये इरिगेशन, सीड्स, हाँ आपने बताया था। देखो आपने जब वन वर्ड आंसर लिखा ना, तो एरर ऑफ चांसेस वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस ही नहीं हो रहा था, क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा था आंसर जो आपने लिखवाया था मुझे। तो इसलिए जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखना है कि क्या मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा भी है या नहीं लिखा। अब आप तो जब घर आएंगी आप कहेंगी कि सर मैं तो बेहतरीन पेपर करके आई हूँ,
लेकिन पेपर वाले दिन बाद में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप कहेंगी ये थ्रेशोल्ड, ज्योग्राफी का थ्रेशोल्ड ये 46 पे क्यों ए ग्रेड बन गया है? 46 पे ए बन जाता है ना थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग। सिंगल सब वेरिएंट की बात करो, मतलब आप पेपर 2 की बात करें, इसका थ्रेशोल्ड बहुत लो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे इस तरह की गलती करके आते हैं जो कि मेरे वाले स्टूडेंट आप लोग जो हैं वो नहीं करें इंशाल्लाह। इज इट क्लियर? सर एक बार सारे अकाउंट्स एडमिट करे, बंदा खुद कंफ्यूज होकर छोड़ देगा। क्या चीज? सारे अकाउंट्स को एडमिट करे सर, एक बार बंदा खुद कंफ्यूज होकर छोड़ देगा। मैं पागल का बच्चा हूँ? मुझे लगता है कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है मैं पागल हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इज सजेस्ट 2 disadvantages of subsistence farming. Subsistence farming लेस आउटपुट, जी बेटा। लो आउटपुट, अच्छा, two लो disadvantages. Two Sir, low disadvantages. yield, sir, low yields and no income. अच्छा, Does not अब contribute to इसको है income. there is low yield which gives less income. लेकिन सब्सिस्टेंस में तो इनकम होती ही नहीं है ना। अगर आपकी इनकम भी नहीं है, लेस फूड कर लें इसको करें, ये लो, ये सही है। फिर टीचर आपको बताना चाहिए। इसके बाद ये लाजमी नहीं है कि सब्सिस्टेंस में होती नहीं है बेटा, कमर्शियल में पर्पस का डिफरेंस होता है, उसमें मेन पर्पस Sir, फैमिली due to नीड होता है, poverty, लेकिन machines cannot be जब afforded. आपकी सरप्लस बच जाती है तो वो फिर आपने सेल ही करनी होती है, चाहे आप सब्सिस्टेंस करें या ना। ठीक है। अच्छा, कॉमन फिर उसके बाद क्या है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है सब्सिस्टेंस का? मुझे नहीं आ रहा। सर लो क्वालिटी क्रॉप, क्योंकि देसी सीड्स यूज होते हैं। यस, लो क्वालिटी, लेकिन वो क्रॉप फिर नेचुरल नहीं होता। क्रॉप ऑर्गेनिक तो होता है, लो क्वालिटी क्रॉप है एज देसी सीड्स आर यूज्ड। अब ये देखिए मैंने फ्रेज के अंदर ही लिखा है, तो बस इस तरह फ्रेज में आंसर कर दें। वन वर्ड में नहीं करना, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, वन वर्ड में नहीं करना। जब 2 लाइनें दी है ना तो ये आपने समझ जाना है कि भाई मैंने पेपर में 2 लाइनें उसने क्यों दी है मुझे, जब वो मुझे सजेस्ट कर रहा है तो 2 लाइनें उसने दी तब है। आपने गौर किया होगा जहाँ पे स्टेट है वहां पे उसने एक लाइन दिया, बाकियों में उसने 2 लाइनें। सर ठीक है? वैसे फिर इसमें 2 सर? लाइनें होती हैं, फिर मार्किंग स्कीम में इतना कम क्यों लिखा होता? मार्किंग स्कीम तो वैसे ही पॉइंट में बनती है ना बेटा, मार्किंग स्कीम में तो सर? 6 मार्क के 6 पॉइंट्स के अंदर 6 मार्क का पूरा आंसर खत्म कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? जी सर। जी बेटा बताएं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। सर वन वर्ड आंसर कहाँ लिखना होता है? वन वर्ड आंसर हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखना। वन वर्ड आंसर स्टेट वाले में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे स्टेट वाले में अगर आप वन वर्ड लिख सकते हैं, स्टेट वाले में वन वर्ड आंसर मना नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब वन वर्ड आपकी बात को पूरा नहीं कर रहा तो फिर आप उसको फ्रेज लिख दें। जगह तो है आपके पास, जब जगह होती है तो फिर आप फ्रेज में लिखिए, सेंटेंस में ना लिखिए, फ्रेज में लिखिए। जिस तरह मैंने ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन लिखा है, फ्रेज है, लेकिन आंसर को फुली जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है इशाल? ठीक है सर। जी। Evaluate the extent to which different Yes. strategies used to। सर ऐसे जी बेटा। सर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे 2 सेकंड के लिए। जी जल्दी से। ओके सर ठीक है, आप नीचे कर दीजिए। जी। Evaluate the extent to which different strategies used to increase agricultural production in Pakistan have been successful। अब आपके आंसर में क्या होना चाहिए भला? पैराग्राफ 1 किस पे बनेगा? सर हैव बीन सक्सेसफुल पे। क्या?
Sir, के HYV seeds have been successful. Strategies सर इसमें क्या ट्रैक्टर स्कीम आ सकती है? which have been successful, पहली साइड पे आपका आ जाएगा strategies which have been successful. पैराग्राफ 2 में strategies Which Which- are not successful. which have not been sentenced, फिर टेंस गलत कर देते हो, which have not been successfully, अंग्रेजी की क्लास भी है आपके साथ साथ। अच्छा, फिर पैराग्राफ 3 किस चीज पे आएगा? Opinion. ओपिनियन आएगा। अब ये आपका फॉर्मेट है, इज इट क्लियर? ये आपका फॉर्मेट बन गया। स्ट्रेटजीज में अब आपके पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? अब एक साइड पे आप फर्ज करें 2 पॉइंट आपने लिखने हैं। ट्रैक्टर स्कीम्स किसने की थी? बेनजीर। बेनजीर ने। ट्यूबवेल स्कीम ये किसने की थी? Ayub. अयूब खान ने। इसके Sir, अलावा land consolidation policies. यूज ऑफ किसान बैंक। यूज ऑफ फर्टिलाइजर किसने किया था? चलिए तो जिसने भी एग्रीकल्चर का किया याद था। है। Maybe Ayub. अयूब ने भी किया, ज़िया ने भी किया, सब ने किया ये, ठीक है। अब ये एक साइड पे स्ट्रेटजीज की सक्सेसेस आपने लिखी। स्ट्रेटजीज हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, मतलब क्या है? सर वो लैंड सीलिंग लैंड रिफॉर्म्स, लैंड Land रिफॉर्म्स, consolidation. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, Sir, water logging salinity. यस, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी खत्म नहीं हो सकती। ये आपकी वाटर लॉगिंग सैलिनिटी आपकी खत्म नहीं हो सकती, तो ये आपके हैं। और ओपिनियन में आप पॉइंट दे देते हैं, डन है? क्या तक क्लियर हो गया? डन। Yes, sir. अगले पे चलते हैं। ये लें जी, पॉपुलेशन पिरामिड वाला कौन सा था? किस बच्चे ने कहा था पॉपुलेशन पिरामिड करा दें सर? किसी एक ने बोला था, मैंने कहा था। इशाल। हाँ, इशाल आ गया पॉपुलेशन, ठीक है, सुन लो अब। सर हाँ जी जी। सर आपके ख्याल में फॉरेस्ट का क्वेश्चन आएगा के सीआईज में? मुझे आएगा तो सिर्फ 2-4 नंबर पे ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। Sir, 6 mark बेटा- question पे आएगा ज्यादा। बेटा एक बात याद रखें, ज्योग्राफी का पेपर 12 के 12 चैप्टर से बनता है। ज्योग्राफी के पेपर में ये नहीं होता कि 12 में से कोई एक यूनिट भी वो छोड़ दे। ज्योग्राफी का पेपर 12 के 12 यूनिट से बनता है, लेकिन किससे ज्यादा आने के चांस होते हैं, किससे मतलब ज्यादा चंक ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, ये Sir, आपने इसमें देखना। ज्यादा चांस है फिशिंग और क्लाइमेट का ना? क्लाइमेट का काफी चांस है, फिशिंग का भी काफी है। देखो इन पे 25 फिशिंग पे नहीं बनेगा, 25 का क्लाइमेट, और मुझे लगता है टोपोग्राफी का पहला मिक्स आएगा सवाल, ठीक है। सर और जो ज्योग्राफी का पेपर होता है उसमें से पास पेपर्स के क्वेश्चन आते हैं या वो अनसीन मैंने होते हैं? तुमने आज पहली दफा क्लास ली है, मैंने ये बात जिस दिन मेरे ख्याल में पहली क्लास मैंने ली थी उस दिन बताया था कि ज्योग्राफी के पेपर में एक भी सवाल पास्ट पेपर से नहीं आता, समझ आ गई? एक भी concept सवाल सर लेकिन सिमिलर तो होती हैं। सिमिलर होता है concept ना। concept, और ये टेक्निक, बेटा हर सवाल में टेक्निक के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 2-2 3-3 टेक्निक्स के होते हैं। सिंपल सी अगर आपको स्किल्स आती हैं तो आप 3 नंबर तो उस बात पे ले लेते हैं। सर अगले अगर हम बस टेक्निक इस्तेमाल करें और बहुत बकवास इंफॉर्मेशन लिखें तो हमें कितनी इंफॉर्मेशन तो लैंग्वेज जैसे आपने बात की है इतने ही नंबर मिलने चाहिए। ओके सर। अच्छा, अब पॉपुलेशन पिरामिड में कोई चीज कम नजर आ रही है, एक देखें जरा, फिगर पूरी है? नो। कौन सी जगह पे कमी है? ओनली डिपेंडेंस में 60 to 64 में नहीं है। जी, अब 1.7 पे आपने कैसे जाना है? ये 1 है, ये 5 है, और 7 इस जगह पे तकरीबन बनेगा रफली, ऐसा ही है जहां पे मैंने मार्क लगाया है, ऐसा है। आपके पास स्केल होगा, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब मैंने
बेटा एक तो बात याद रखें कि बाकी जो आपकी लाइन बनाई हुई है उसने, ये जो बाकी उसने बार बनाए हैं वो कितनी चौड़ाई में है, आपने उनकी 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 विड्थ देखनी है, उसकी विड्थ से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना आपने। ये और ये है, इतना ही बना है तकरीबन। ये इसको आप शेड कर दें। सर अगर कलर हुआ हो तो हम अगर कलर ना करें तो मार्क करते हैं? नहीं नहीं करते भाई कलर। आपने कौन सा ये नर्सरी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपने कलर करने हैं? सर ये जो हमारे 1.7 लिखा हुआ तुम तो नर्सरी वाले लगते हो, तुम तो हो नहीं अभी बड़े। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अगला सर सवाल। ये जो 1.7 लिखा हुआ है, हाँ इसको वो जो ऊपर छोटे वाले जो डॉट्स या डैश ही बनी हुई है वो गिन के कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 1.7 ही साथ वो कर ले तो कर लो बेशक, उसको गिन के कर लो बेशक, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो इसके हैं। समटाइम्स लाइंस नहीं भी गिवन होती ना, ठीक है, जी लाइंस ठीक है। गिवन होती, फिर आपको ऐसे ही करना होगा। अच्छा फिर उसके बाद उसने अगला सवाल देखें, कैलकुलेट करें द परसेंटेज ऑफ फीमेल यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान। यंग डिपेंडेंट्स कितने से कितनी एज वालों को कहते हैं? 0 से 19. 19। 0 से 19। अब 0 से 19 को आप कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली आपने अब कैलकुलेशन कर, अब यहाँ पे मार्क लगा लें। ये 4.5 है, ये 4.5, ये 4.5, पहला 4.7, ये 4.7, ये भी 4.7, क्योंकि ये तीनों तकरीबन सर ये भी आप मेल 4.7। कर रहे हैं, ये फीमेल क्या? का आप मेल कर रहे हैं। क्या? फिर दूसरा वाला करना है। ओ सॉरी मैंने मेल कर दिया, मैंने रॉन्ग साइड से कर दिया, सॉरी। हाँ मैंने गलत कर दिया, मैं खुद जो है वो मेरी तरफ से गलती है ये। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग हनान। अच्छा ये सर तो अब मैंने ये कहा कि ये जो है ये 4 है और ये 4.5 है, ये 4.5 है। पहले वाला कितना है? 4.2, दूसरा भी 4.2, ये भी 4.2, ये भी 4.2 और लास्ट वाला 4.5। नहीं कर सर लें, तीसरा वाला ज्यादा है सर, तीसरा वाला ज्यादा है, तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा सा है। ज्यादा यार। ये लो 4.3 कर लो। अब ये देख, अब टोटल कितना बना है? 17.4 ही बनता है। 17.4 आंसर आएगा. ये 17.4 बनता है तकरीबन, तो आंसर ये वाला, जी ये कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अब बेटा इस पे मल्टीपल सवाल आते हैं। पहले तो आप बताएं कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन दिस पिरामिड। इस पिरामिड पे कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई है? सर इस पर मेल फीमेल एज परसेंटेज ऑफ age, डिपेंडेंसी इकोनॉमिक मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, इसके अलावा एज, ग्रुप्स इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिकली एक्टिव, ओल्डर डिपेंडेंट्स, ये सारे, और लास्ट पे स्टेजेस और पॉपुलेशन किस में है? मिलियंस में है या परसेंटेज में है? परसेंटेज। ये मिलियन में भी हो सकती है, ये मिलियन में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है, मिलियन में भी हो सकती है। ये पिरामिड पे डिपेंड करता है कौन सा। अब ये किस ईयर का है? किस ईयर का है ये? 20 40 ये अब ये फ्यूचर का है। 2040 तो अभी आया ही नहीं है। वो कहता है कि फ्यूचर में अगर ये हालात होंगे, फ्यूचर में हमारा पिरामिड ऐसा होगा, हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर फ्यूचर में ऐसा होगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज आती है, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है यहाँ पे कि आपने जो भी पॉइंट लिखने होंगे वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे आप जो है फ्यूचर के अंदर टेंस यूज करते जाएंगे कि डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर फॉर पाकिस्तान इन 2040। अब डिस्क्राइब करें बाय यूजिंग द फिगर ओनली। क्या होगा? सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन होगी? पहले ये देख के बताएं मुझे। सर यंग डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पे स्टेजेस वाइज हम चलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेज में है? सबसे ज्यादा 0 to 4 यंग डिपेंडेंट्स। सर सिर्फ स्टेज का बताएं। यंग डिपेंडेंट, Economically active. यंग डिपेंडेंट नहीं बेटा, सिर्फ एक ग्रुप का मैं पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप है?
यंग डिपेंडेंट्स यंग डिपेंडेंट नहीं, मैं एक ग्रुप का पूछ रहा हूँ भाई, 0 to 4. 0 to 4 है। 0 to 4 हाँ जी। अब मैं जनरली, अब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, डिफरेंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब मैं जनरली आपको लिखता जाऊंगा और आपको पता चलता जाएगा कि ये चीजें हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ये है कि देयर वुड बी, सर ये इसमें पिरामिड की शेप बता सकते हैं या सिर्फ एज ग्रुप के नहीं बारे में? आप एज ग्रुप्स के बारे में भी बताएं, जो बताना है बताएं यार, खुला सवाल है ये। देयर वुड बी population, there would be more birth rate कैसे मुझे पता है कि बर्थ रेट ज्यादा है? मतलब जैसे ज्यादा यंग डिपेंडेंट 0 to 4 सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्योंकि स्टेज 0 to 4 के बाद है। मैंने 0 to 4 को 5 to 9 के लिहाज से देखा है। 5 to 9 के लिहाज से मैंने जब देखा है तो 5 to 9 वाला बड़ा ग्रुप है या 0 to 4 वाला बड़ा ग्रुप है? 0 to 4 0 to 4. इसका मतलब है बर्थ रेट क्या है? हाई है, बर्थ रेट हाई रहेगा। ठीक है, देयर वुड बी मोर बर्थ रेट इन सर पाकिस्तान। अगर 5 to 9 होता तो फिर बर्थ रेट कम होता। अगर 5 to 9 अगर 5 to 9 वाला ग्राफ बड़ा हो और बर्थ रेट वाला ग्राफ 0 to 4 वाला छोटा हो तो फिर बर्थ रेट कम हुआ है ना, हाँ ठीक है सर। बच्चे कम पैदा हुए ना भाई 0 to ठीक है 4 वाले एज में। तो इसके बाद मोर बर्थ रेट इन पाकिस्तान in 2040, moreover population is decreasing, according to moving into higher age groups। ऐसे ही है, सबसे ज्यादा मूव जो है वो हायर एज ग्रुप्स में होगी। द लार्जेस्ट एज ग्रुप इज फर्दर largest age group is working या economically active एज ग्रुप। ये देखें, इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप में सबसे बड़ा है। अब कैसे आप इकोनॉमिकली एक्टिव कैसे सबसे बड़ा है? सर क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एज है सर। एक तो एज भी सबसे ज्यादा है, लोग भी उसमें बंदे भी सबसे ज्यादा है, और इनको अगर आप काउंट भी कर लें, इन सारे को काउंट भी कर लें तो वो इससे भी बड़ा होगा, ये भी छोटा है उससे और ये भी छोटा है उससे। इसको आप सारों को काउंट भी कर लें, नजर आ रहा है बेटा कि उनको अगर आप 10 करते जाएं तो वो ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, ये आपका सर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब बिहा को ज्वाइन करने दें। जी अबीहा को, जी अबीहा तो आई नहीं है सर, आई थी जब वेट करते करते उसका वो हो अबीहा गया होगा। 1 मिनट उसको चेक करती हूँ। ये मैंने कर दिया अबीहा तैमूर। ओके थैंक सर, यू। इसके बाद हम मॉक भी बस नहीं, ये बस सफिशिएंट है मॉक का। मैं रात को देखूंगा, अगर मैं वीडियो बना सका तो मैं उसी में बना दूंगा। वो उसमें कोई उसकी और इसकी टेक्निक्स तकरीबन सेम है। उसके 6 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने समझाने हैं बस, बाकी ठीक है, बाकी आपको इतना बोल। अच्छा जी बेटा। अच्छा नेक्स्ट इज, आखिरी वाला पॉइंट आप बता सकते? आखिरी पॉइंट मैं बता दूं बेटा, आप ग्राफ को देखें, ऊपर वाले इसके ग्राफ को देखें। आप मुझे ऊपर वाले ग्राफ में देखें कि अगर सब एज ग्रुप्स में हर एज ग्रुप को प्लस प्लस करते जाएं, 0 to 19 को प्लस करें, या 20 से 60 वाले लोगों को प्लस करें, या 60 से 85 वाले लोगों को प्लस करें, तो इनमें से प्लस करने के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में लोग कहाँ पे हैं बताएं? जी ठीक है, समझ आ गई।
ओके, इकोनॉमिकली एक्टिव है। इकोनॉमिकली एक्टिव है, ये जी। मेन चीज। अब ये सवाल है फ्यूचर के बारे में उसने पूछा है, यहाँ पे सेंटेंस का फिर स्ट्रक्चर देखना है। सर आप एक सेकंड के लिए ऊपर कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड टू प्लान, कैन बी यूज्ड टू प्लान। अब हमारे पास फिर आ जाता है कि हाउ इट कैन बी यूज्ड टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे प्लान करना है आपने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हाउ दिस डेटा कैन बी यूज्ड टू प्लान फॉर द फ्यूचर इन पाकिस्तान। फ्यूचर में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, 2 पॉइंट को डेवलप करना है आपने। प्लान क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है फिर प्लान क्या करना पड़ेगा, मोर वर्किंग पॉपुलेशन है तो क्या प्लान करना पड़ेगा जी बताएं। क्लस्टर्स वगैरह वर्किंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह मोर, बनाएंगे। यस, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा हमें। ये सबसे ज्यादा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहले ही जॉब कम है जहाँ पे, अब वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाए फिर आपको जॉब्स ज्यादा देनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर यंग डिपेंडेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, बर्थ रेट हाई है, हायर बर्थ रेट है, इसके लिए क्या फ्यूचर में प्लान करना है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है, स्कूल्स वगैरह। हाँ जी, स्कूल्स के ऊपर फोकस करना है, स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि भाई ये चीजें हमारी ज्यादा होंगी, जैसे हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, नीड बढ़ जाएगी ना लोगों की, तो इसलिए ये फ्यूचर। डन बेटा, डन। यस। अच्छा, आपके क्या फायदे हैं, अगले सवाल में ये पूछा उसने, आपके क्या फायदे हैं। यूथफुल पॉपुलेशन, अपने फायदे बताएं। पढ़ते हैं इकोनॉमी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे एक बच्चे से पूछने दो, स्पेशल एक बच्चे से सवाल है मेरा। किधर गया, किधर गया हम, सर शाहजैन। नहीं शाहजैन तो भाग गया है। फिजान, फिजान हसन, जी सर। यूथफुल पॉपुलेशन के क्या फायदे हैं। सर वो एक तो क्या कहते हैं सर, वो एक क्या कहते हैं सर जी, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो मैन लेबर ज्यादा होता है सर जी। अच्छा, यूथफुल, तुम्हारे क्या फायदे हैं, तुम ये भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा सर जी, मेरे सर जी मैं आप बताता हूँ, इससे ना वो होता है, आप बताएं पॉड, सर जी। पॉड पीना, बुराई को खत्म करना सोसाइटी से। देखें मेरी जी सर मामा जी बात जी। सुनती है आपकी। कोई मसला नहीं है, जो गलत काम करता है उसको हाईलाइट करने में कोई फर्क नहीं है। तो ये दुनिया में तुम इतने नन्हे मुन्ने तो तुम भी नहीं होगे, तुम्हें भी इस चीज का नाम ना पता हो। हाँ, अच्छा, तो यूथफुल पॉपुलेशन फॉर पाकिस्तान कौन सी है। यूथफुल पॉपुलेशन का बेटा सबसे ज्यादा यंग माइंड्स, न्यू आइडियाज, यस सर, यही कहना चाह रहा था मैं। न्यू आइडियाज, यूथफुल पॉपुलेशन। जी बेटा, क्या कौन किसने कहा कि क्या किस चीज के फायदे। टेक केयर ऑफ ओल्ड डिपेंडेंट्स। हाँ, टेक केयर ऑफ ओल्ड डिपेंडेंट्स। अल्लाह सर जी मैं करे। बताने वाला था सर जी। आजकल तो माँ बाप के इतने खिलाफ होती है, वो कहती रहती है ये जेंजी वाले जो है, अम्मा को तो पता ही नहीं है कुछ, अब्बा को तो पता ही नहीं है कुछ। सर मुल्क का नाम रोशन करते हैं कोई अच्छे हो काम करके। क्या माशाल्लाह, ये कौन है इतना मुल्क का नाम रोशन वाली, विशाल। अच्छा अच्छा, मोर अडेप्टिव टू, मोर अडेप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशन से अडेप्टिव। सर ऐसे जी बेटा, सर ये हो सकता है कि कैन सपोर्ट फैमिली व्हेन ओल्डर। यस, लिख है ना, ये लिखा हुआ है, ओल्ड डिपेंडेंट्स की, टेक केयर ऑफ ओल्ड डिपेंडेंट्स। ठीक है सर। सर इसमें सर अगर 4 मार्क का आ जाए तो लोग होते तो ज्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। 4 पॉइंट का आ जाए, 4 पॉइंट का आ जाए तो चौथा पॉइंट खुद बनाना यार, कुछ सोच। सर आप बताएं ना। बेटा बेटा ये याद रखें, उसके बाद है अगर चौथा पॉइंट बनाना हो तो आप बना सकते हैं इसके बारे में कि दे आर, क्या उसे बोल सकते हैं, मोर स्किलफुल कह लें, टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर, टैक्स के ऊपर भी, हाँ ये भी हो सकता है कि बेनिफिट का ये भी आ सकता है। फिर उसके अलावा ये है कि
आपको सर आपके हम टैक्स देते हैं। इंपोर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर आपकी कम हो जाएगी, इंपोर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर में कमी आ जाएगी। आप यूथ से स्किल लेबर करवाएंगे। जी। अच्छा, सर उसके ये तो बाद child labor में आ जाता है। state for use base is slow and steady birth rate can be achieved in Pakistan। तो आसान सा है कि Family planning, contraceptives, फीमेल education to women. फीमेल लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, सर कॉन्ट्रासेप्टिव को सस्ते कर दें। चीप कॉन्ट्रासेप्टिव। सर ये वही है ना जो आपके नोट्स में लिखा था, Child labor laws. बर्थ रेट डिक्रीजिंग। जी, ये वही है। अच्छा, कैन बी अचीव, कैसे अचीव कर सकते हैं? उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं चेंज ऑफ रिलीजियस माइंडसेट, चेंज ऑफ रिलीजियस माइंडसेट। इसमें child labor laws का आ सकता है कि अगर हम उस हाँ। पे बैन कर चाइल्ड दें। लेबर में कमी करें तो वो भी आ सकता है, रिड्यूस चाइल्ड लेबर। तो क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है वो सर? फार्म, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म भी आ सकता है कि फार्म्स के ऊपर मशीनरी लेके आए ताकि आपकी लेबर कम हो, और फार्म्स के ऊपर जो सब्सिस्टेंस फार्मर है उनके बच्चे भी कम हो। सर सर जी बेटा, इसमें बैन ऑन अर्ली मैरिजेस आ सकता है? बैन ऑन अर्ली मैरिजेस भी बिल्कुल आ सकता है, बैन ऑन अर्ली मैरिजेस। रमल तुम जिंदा हो, इधर ही हो क्लास में? जी सर, जिंदा। चलो शुक्र है। अच्छा, एक वर्ड है आगे, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो अबाउट ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होती है भैया? ओवर पॉपुलेशन ये होती है कि आपके पास खाने के लिए दो रोटियां, रिसोर्सेज कम हो, लोग ज्यादा हो। के लिए दो रोटी हैं, और हम खाने वाले जो हैं शामीर, शाहजैन, अच्छा शामीर, शाहजैन, इसके अलावा और कौन है खाने वाला? 10 गुंडे बन गए। एक मिनट ठहरो यार, एक मिनट ठहरो। असद कादर, अच्छा शामीर, शाहजैन, असद, और इसके अलावा मोहम्मद। शामीर, शाहजैन, असद और मोहम्मद खाने वाले हैं, 4 लोग हैं ये। तो ये 2 रोटियां काफी होंगी उनके लिए। के पास गुजारा कर लेंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएं। और व्हेन देयर आर ओवर पॉपुलेशन तब होती है व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल फॉर एंड टू फ्यू रिसोर्सेज, ये ओवर। सर अगर मोर और लेस लिखा फिर वो गलत होगा? जो उसने नीचे दिया है बच्चे, ये देखो ओह अच्छा, सॉरी सर। नीचे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हो इम्पैक्ट्स क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज फॉर ये डिस्क्राइब करने में सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ। जॉब ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज कम हो जाती हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, Food ओके, shortages. सर लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर बेटा ये डिफॉरेस्टेशन। ओवर पॉपुलेशन के शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इसके अलावा Including डिफॉरेस्टेशन, ये भी हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन होने से मोर एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, मतलब अर्बनाइजेशन आपकी बढ़ जाएगी, अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है कि आज का और 1980 का इस्लामाबाद सेम है, सेम सेक्टर है अभी तक। सर हम ये लिख सकते हैं कि राइज इन शैंटी एरियाज, मतलब शैंटी एरियाज और डेवलप हो जाती हैं। और भी ये भी हो सकता है, शैंटी एरियाज भी बन सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन के नुकसान लिखने हैं आपने बस, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखनी, नुकसान लिखने हैं सिर्फ। सर प्रेशर फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, अगला सवाल ये पार्ट डी है। ये आपको मैंने 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन करना सिखा दिया ना, तो आपने पहले स्टेटमेंट ए क्या सजेस्ट करती है? स्टेटमेंट ए सजेस्ट्स, तो फिर आपने कितने पॉइंट लिखने होंगे? स्टेटमेंट ए की फेवर में एक, and against it. एक के अगेंस्ट पे। इसी तरह फिर स्टेटमेंट बी के ऊपर, तो स्टेटमेंट बी इसकी सजेस्ट से स्टार्ट करना है आपने, इस तरह स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट रिपीट नहीं करनी। और इसके ऊपर प्लस और माइनस, और ओपिनियन में ये पैराग्राफ 2 बन गया आपका, और फिर आपका पैराग्राफ 3 के अंदर आपकी ओपिनियन बन जाएगी, ओपिनियन बन जाएगी। इज इट क्लियर? डन हो गया बेटा? सर मुझे पहले वाला सोर्स का समझ नहीं आया।
अनचेक्ड फर्टिलिटी रेट, ये तुम्हें दोनों की नहीं समझ आएगी। फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं? फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि फिर जो, जो हाँ हाँ, जो बेबीज जी बेबीज जो हैं, जो पॉपुलेशन कंट्रोल को, बेसिकली पॉपुलेशन को कहते हैं। फर्टिलिटी रेट ये होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कहते हैं हम, ठीक है। सही अनचेक्ड हाई फर्टिलिटी रेट्स, वो कहता है कि अनचेक्ड मतलब आप पॉपुलेशन कंट्रोल को चेक ही नहीं कर रहे, आप बस बढ़ने दे रहे हो, ज्यादा तो खैर है, जितनी बढ़ती है बढ़ने, विल हिंडर फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि अनचेक्ड अगर आप रखेंगे तो क्या ये हिंडर करेगी, ये रोकेगी डेवलपमेंट को। दूसरा वो कहता है कि रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान विल हिंडर, मतलब अगर आपने पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल कर ली सारी पॉपुलेशन को, वो अब एक साइड पे ये है कि हाई पॉपुलेशन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और दूसरे में हाई पॉपुलेशन के बाद दूसरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लो पॉपुलेशन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ये आसान सा तरीका है। सर इस तरह के क्वेश्चन पे दोनों से एग्री कैसे करेंगे? मैंने पहले ही चीज बताई है, ये किसने सवाल पूछा है दोनों से एग्री कर सकते? मुस्तफा खुरम। कौन है? मुस्तफा खुरम, मुस्तफा खुरम, जरा बोलो। जी सर। तुम मैं आऊं तुम्हारे घर तो तुम्हें मैं चपेड़े मार के जाऊंगा अभी। मैंने क्लियरली एक बात बताई है, विच डू यू एग्री मोर, जब सवाल में लिखा है तो आप मामे खान क्यों बनेंगे जब आप दोनों से सर एग्री कर लें? क्यों? आपकी इवैल्यूएशन के नंबर तो उसी वक्त कट गए जब आपने दोनों से एग्री कर लिया। ठीक सर इवैल्यूएशन के 2 नंबर होते हैं? जी, इवैल्यूएशन हर पॉइंट के साथ साथ हो रही होती है ना, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं तो ये इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है सर जी। क्या हुआ अगर शुरू से बोला आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए या बी? वो अगर जब आपने ये बोला कि आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए, आप ये बोल दिया आई एग्री, आप कहते हो कि आई डिसएग्री इससे कर रहे हो आप, और आपने शुरू में बोल दिया आई एग्री विद स्टेटमेंट ए, ये आपने बोला, ऐसा ही है आदम? जी जी सर। अच्छा, आपने ये बोला आई एग्री, और एक मिनट है, आई एग्री विद स्टेटमेंट ए, आई डिसएग्री। फिर आपने क्या फॉर्मेट लेके जाना होता है? जब आप स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, फिर आपने P1 में इसको लिखना है, इससे एग्री किया उसको P1 में लिख दिया, उसके दो, एक पॉजिटिव बता दें एक नेगेटिव बता दें, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव बता दें, और दूसरा फिर आप दो नेगेटिव बता दें और एक पॉजिटिव बताएं। इसमें फिर ओपिनियन लिखने की एड पे जरूरत नहीं है, ना भी लिखे तो गुजारा चलेगा। आपकी वैल्यूएशन तो हो गई ना, आपने जब आई एग्री और आई डिसएग्री बहुत क्लियरली कर लिया है, फिर आपकी वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली हो गई थी, फिर आपको वो करने की जरूरत। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन इसमें फिर 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा नहीं लिखने होते? नहीं एक्स्ट्रा किसने कहा है भाई? 2 पैराग्राफ, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होनी है बस। मतलब यहाँ पे आपने जी प्लस सर। नेगेटिव यहाँ पे किया है, यहाँ पे प्लस नेगेटिव किया है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट नेगेटिव का बढ़ गया, यहाँ पे एक पॉइंट पॉजिटिव का बढ़ गया, और इधर एक पॉइंट नेगेटिव का बढ़ गया, ये इधर एक्स्ट्रा बढ़ गया। लेकिन आप इस तरीके को ना करें। आजकल मैं बेटा आपको रिकमेंड नहीं करता कि इस तरीके को फॉलो करें। उसकी रीजन पता क्या है? कि एक तो ये है कि ये पुरानी चीज हो गई है। पुरानी चीज का मतलब ये है कि पहले दोनों स्टेटमेंट बड़ी डिफरेंट आती थी, अब दोनों स्टेटमेंट में बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स आती हैं। मतलब स्टेटमेंट ए भी आपको लगता है करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट लगती है, तो फिर आप दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव लिख के किसी एक से एग्री कर लें, एंड पे जाके वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आदम ओके? ठीक है सर, सही है। ठीक हो गया? आई नो कि अभी जो है ना ये चीज वो हो रही है, लेकिन अब स्टेटमेंट इतनी क्लोज आनी शुरू हो गई हैं, तो अब मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि आप वो आई एग्री और आई डिसएग्री को लेके अपने साथ, वो मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये वाला पेपर हो गया फिनिश, ये पेपर हो गया फिनिश। अब पेपर के अंदर एक दो सवाल डिफरेंट आते हैं। अब मैं एक चीज आपसे पूछूं, अब मैं एक पेपर बेटा आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, एक पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक सर अदर इसका प्रिंट पेपर, करा दें? नहीं प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको दिखाना है कुछ मैंने। ठीक है, मैंने आपको बस कुछ दिखाना था, वो दिखाने के लिए मैंने पेपर ओपन करना है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए ये पेपर ओपन कर रहा हूँ। अच्छा,
एक मिनट, एक मिनट। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है वो, पेपर 22 मैंने पेपर, जी जी, स्टेटमेंट वाला 6 मार्क। नहीं स्टेटमेंट वाला नहीं है, ये स्टेटमेंट वाला नहीं है। स्टेटमेंट वाला 6 मार्क है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो अभी एक दफे ही आया है, और उसके बाद कभी आया नहीं है दोबारा। लेकिन वो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, कल पेपर में ऐसा सवाल बन सकता है, काफी ज्यादा चांस है उसके। ठीक है, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड था, ये आ जाएगा। हाँ इसमें ही है। जी बेटा पूछें, क्वेश्चन है किसी का? सर मैंने पूछना था, अगर मुझे जैसे एक 4 मार्क ना आता हो और एक 6 मार्क ना आता हो, लेकिन बाकी 15 नंबर का सारा आता हो, तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ? कर लो, अगर आपको वो आता है तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि 4 और 6 में मुझे आपका पता है, आप अच्छे स्टूडेंट है, आप गप्पे भी मारेंगे तो वो 3 से 4 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, जी सर। ये आप अच्छे बच्चे हो ना, आप आपकी मुझे श्योरिटी है कि आप आगे भी वो दे देते हैं नंबर। अच्छा ये सवाल जी देखें, सर, अब आप बेटा बुला ये रहे थे सवाल सर? काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मिलता है। नहीं मैंने तो नहीं बुलाया आपको, अच्छे बच्चे का नाम लिया था मैंने, जी सर जी। तब तुम्हें लगा। नहीं मैंने बेटा आप के जब तक आप आबे जमजम से नहाएंगे नहीं तब तक मैं अच्छा नहीं मानूंगा। अच्छा अब सवाल देखते हैं। बेटा इस सवाल को कोई रीड करेगा, एक मेरे लिए रीड करेंगे, कोई बच्चा इसको रीड Towards the करेगा extent हनान of के अलावा। climatic changes, Climatic challenge is the biggest threat to Pakistan. Increasing its agricultural production give reasons to support development and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. अच्छा अब बेटा पहली बात तो यह है कि इस सवाल को समझना हमारे लिए जरूरी है, समझना हमारे लिए जरूरी है। कैसे? शमीर आप क्लास में ही हो, शमीर फैसल? नहीं। अच्छा समझना जरूरी है। तो व्हाट आर क्लाइमेटिक चैलेंजेस द बिगेस्ट, ये वर्ड क्या बता रहा है, बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान इंक्रीजिंग इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्या ये सबसे बड़ा थ्रेट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को? इसमें हमने दूसरे थ्रेड्स भी बताने हैं सर ये और पहले, लेकिन पहले पैराग्राफ में क्लाइमेटिक चेंजेस बताना है। यस इसमें पैराग्राफिंग चेंज होगी। अब ना बच्चों ने करना क्या था, पेपर में करते क्या है, वो सवाल सही नहीं पढ़ते। अब ये सवाल, ये जिस तरह हिस्ट्री में नहीं आप करते कि एक चीज दी होती है और बाकी चीजों को आपने खुद बताना होता है, ये उस तरह का सवाल है। क्लाइमेटिक थ्रेट्स, पहले में क्लाइमेटिक थ्रेट्स आ जाएंगे जिसमें फ्लड्स आ सकते हैं, जिसमें ड्राउट्स आ सकते हैं, जिसमें स्टॉर्म्स आ सकते हैं। ये आपके सारे क्लाइमेटिक थ्रेट्स हैं, ऐसा ही है। इनके ऊपर आपने पैराग्राफ बना लिया। P2 के अंदर अदर थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर, अदर थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेस्ट अटैक हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है। ये क्लाइमेट की चीजें तो नहीं है जो मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो Over सकता है, irrigation. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, effluents of ये अदर साइड पे। अब ये सवाल को समझना जरूरी है। अब अच्छा मजेदार बात है कि अभी जो पेपर हुआ, अभी शामिर फैसल फ्रॉम, एक मिनट है रुक, हाँ, शामिर फैसल अस्सलाम वालेकुम, अब मैंने तुम्हें ऐड किया। अच्छा एंड पे फिर आपने ओपिनियन देनी है। P3 के अंदर ओपिनियन क्या आएगी? ओपिनियन क्या आएगी? Sir, other threats. अदर थ्रेट्स की या दूसरी? तो आप क्लाइमेट को करें, क्लाइमेट ज्यादा वो है तो आप उसकी इस तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर। डन हो गया? तो आपने क्लाइमेट की थ्रेट्स जो हैं कम से कम 2 बतानी है, कम से कम 2 बतानी है, और 2 ही आप अदर थ्रेट्स बताने हैं। और ओपिनियन में आपने किसी जिसकी साइड लेनी है उसको आपने फेवर करना। डन? 2 पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ। डन 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 डन। सर क्लाइमेटिक थ्रेट्स में 3 डाल सकते हैं? डाल दें, लेकिन 2 डाल दें तो इनफ है, वरना आपकी लाइनें बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगी। हाँ डेवलपमेंट कर। सर इसमें अगर हमें P2 की इसमें नेगेटिव तो नहीं लिखना होता? नेगेटिव इसमें नहीं लिखना होता, इसमें यही लिखना होता है। अब ये जैसे ये सवाल था, मैंने अभी पेपर में दिया था ये वाला सवाल, ये देखो क्लास में
पूरी क्लास में से 2 बच्चों ने आंसर ठीक लिखा आउट ऑफ 70 पेपर्स। कितनों में से? कौन से 2 बच्चे थे सर? कौन से 2 बच्चे थे? 2 बच्चे कौन से थे? एक था जकरिया और एक था जोशुआ। मेरा भी ठीक था। जोशुआ ने भी थोड़ा सा एंड पे किया था। नहीं, दूसरा बच्चा फिर कोई और था। जोशुआ के 4 नंबर थे इसमें। जोशुआ 4 ही थे ना आपके? जी सर। एक और बच्चा था। सर मैं था बहरहाल जो भी है, तो मैं आऊंगा सर जी, जरूर मैं आऊंगा। अच्छा, चुप करें आप। अब मुझे बताएं जी, इनाया आप बेटा इसको रीड करें जरा क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को। Evaluate the extent to which more fish farming is the best way to increase food production in Pakistan. Give reasons to support your judgment. यहाँ पे देखें इनाया, यहाँ पे ये सवाल तो बिल्कुल उसी तरह का है जो आपने क्लाइमेट वाला अभी किया। उसमें बिगेस्ट थ्रेट लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? Biggest problem. बेस्ट वे टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो एक साइड पे आपका फिश फार्मिंग आना था आपके आंसर में, तो दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए था? P1 में फिश फार्मिंग। अब दूसरी साइड पे आपने अदर फूड प्रोडक्शन मेथड्स, अदर फूड प्रोडक्शन सोर्सेज, फूड प्रोडक्शन के अदर सोर्सेज कौन से थे? अदर में बेटा एग्रीकल्चर, क्रॉप फार्मिंग, वेजिटेबल्स को फोकस करें। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के ऊपर जाएं, इसके अलावा पोल्ट्री के ऊपर जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप अदर फूड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप फर्दर उस पे जा सकते हैं, क्या नाम है, फूड प्रोडक्शन है ना, फूड प्रोडक्शन में हम पल्सेस के ऊपर जाएं, दालों की ग्रो करें, ठीक है, इस तरह की चीजें। डन। और P3 में यहाँ पे ओपिनियन आती थी। सर आप अब ये सवाल करेंगे, मॉक का क्या डिस्कस करेंगे पूरा या नहीं? ना भाई, मैं बस मेरी वफात होने लगी है, मैं नहीं अभी कर सकता, बस मैं थक गया हूँ। आगे ये भी होने लगे सर, 4 घंटे से कराया हुआ पूरा मॉक भी डिस्कस करें सर। 4 घंटे सर 4 घंटे लगाया एक पेपर करने में, अगर हम 4 घंटे लगाए एक पेपर करने में तो ठीक है। जी बेटा सर, ये सही बात। आपने जितना पूछा है ना, आपने जितना पूछा है वो, उसके बाद इतना उधर सोचने का टाइम नहीं होता। अगर मुझे दो ना तो मैं तुम्हारा 50 मिनट में पेपर कर दूं, जितना तुम लोग दो 1.5 घंटे में। सर पूरा पॉइंट ये है आपका टीचर बनने का, क्या हमें हमारे सवाल के जवाब दें सर। तो दे दिए ना, आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ साथ साथ, इसीलिए दे रहा था। अच्छा, अगले सवाल पे आ जाएं। अगले सवाल एक और मैंने डिफरेंट तरह का सवाल आपके एग्जाम में मैंने एक और डिफरेंट सवाल पूछा था। ये जो सवाल था ये मैंने बड़ा डिफरेंट पूछा था। ये सवाल यहाँ पे इसका फॉर्मेट मुझे बताएगा, जिसको आज की क्लास अच्छी से समझ आई है। हनान, अभी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया, ठीक है? सर मैंने ये सवाल नहीं अटेम्प्ट किया। अच्छा, जिस आप में से जो है वो जिस रेज योर हैंड, मैं बताऊंगा वो मुझे बताएगा इसका फॉर्मेट। जी मोहम्मद शहीर, बताओ फॉर्मेट। तहरीम आप बताएं, चलें तहरीम। यहाँ पे सर आपने दोनों इंडस्ट्रीज के रोल, सेक्टर्स के रोल लिखने हैं इस तरह के जो इकोनॉमी को सस्टेनेबल करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा बिल्कुल। फॉर्मल सेक्टर की एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ पहले में आपने फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लिखना है। फॉर्मल सेक्टर का एक आपने पॉजिटिव बताना है। तो पॉजिटिव क्या है फॉर्मल सेक्टर का? जो सस्टेनेबल बनाता है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ। फॉर्मल का क्या है? कैपिटल इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है। सर सस्टेनेबल वेजेस होती हैं और रजिस्टर होता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स देती है। और फिक्स्ड वेजेस होते हैं। सो मेक इकोनॉमी बेटर, इकोनॉमी बेटर आप रिलाई कर सकते हैं। सर जी मैं बोलूं पॉइंट, फिक्स्ड वेजेस सर फॉर्मल की वजह से लोग थकते नहीं है, दे डोंट गेट स्ट्रेस्ड। तो वर्किंग की जो वर्किंग फॉर्मल का दूसरा नेगेटिव लिखना है।
फॉर्मल का नेगेटिव ये है कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर मोर बर्डन ऑन इकोनॉमी। क्या ये सस्टेनेबल है? इतना इकोनॉमी नहीं है ना, कैपिटल इंटेंसिव है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे फिर आप? इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होता है, इसका पॉजिटिव बताएं मुझे पहले। It needs less investment. प्रोवाइड जॉब्स टू अनस्किल्ड लेबर। इससे क्या होती है? एंड करता है, हेंस रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इस पे रिलाई कर सकते हैं ना, ये इतना बड़ा सोर्स है कि आपकी पाकिस्तान में 50% पॉपुलेशन अनस्किल्ड है, तो इस सारों को ये हेल्प कर रहा है पैसे कमाने में। इसका नेगेटिव क्या है? सर टैक्स रिलेटेड, नॉट रजिस्टर्ड, सर wage is Less- not fixed. लेस टैक्सेस, सो Poor Not- working conditions. नॉट रिलायबल। आपने बेटा हर पॉइंट नहीं लिखना, आपने वो पॉइंट लिखने हैं जिनको आप सस्टेनेबल के साथ, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल कैसे हैं, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी कैसे हो सकती है। सस्टेनेबल मींस पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा रखने में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं या बुरा कैसे करते हैं। ये दोनों साइडें मैंने इसकी बता दी। फिर इसके बाद तीसरी में आपकी Sustainable का लेकिन ये भी मतलब हो सकता है कि वो सर, ये- नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, तो वो किस सिनेरियो में लिखना होता है? क्या मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को? सर कभी कभी जैसे इस तरह आ जाता है कि हाउ कैन सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, इस तरह कुछ आ जाता है, उसमें वो स्पेसिफिकली रेफर कर रहा होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट हार्म ना होए। हाँ, वो तो बेटा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कहाँ पे। अब सवाल में मैंने ये इकोनॉमिक ग्रोथ पूछी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली कंट्री के हिसाब से देखनी है ना, कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी को कैसे बेहतर करता है। वो तो सस्टेनेबल सिंपल सवाल आता है कि सस्टेनेबल फिशिंग कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल माइनिंग कैसे कर सकते हैं, वो चीज होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल की कोई एग्जांपल दे। फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने बात की है, मैंने फॉर्मल जॉब की भी बात नहीं कर रहा। फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो फॉर्मल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान, या जिस तरह आपके बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सारों की बात मैं कर रहा हूँ। फॉर्मल सेक्टर ये होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर सारे जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे आपकी ये शॉपकीपर्स होते हैं, आपके ये गली मोहल्ले में जो आपके वेंडर्स आते हैं, ये जो सारे लोग होते हैं, ये सारी आपकी इनफॉर्मल सेक्टर। आपकी डेली वेजर्स जो होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। सर ब्रिक किल इनफॉर्मल में आती है? ब्रिक किल्न इनफॉर्मल है, ठीक है। सर ब्रिक किल कैसे इनफॉर्मल है? ब्रिक किल्न ऐसे इनफॉर्मल है कि उसका ना वर्किंग टाइम है कोई, ना उसके अंदर वेजेस फिक्स्ड हैं, ना उसके अंदर वर्किंग चाइल्ड लेबर को रोका जाता है, ना वो प्रॉपरली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसलिए इनफॉर्मल। फिर तो आपके लिए जो हम ब्रिक्स लेते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, नहीं, तो उन पर टैक्स भी देना पड़ता है। टैक्स बेटा वो उनके बैंक से सिर्फ कटता है, कोई अलहदा नहीं होता। अच्छा चलें जी, अब ये हमारा ओवरऑल कुछ चीजें थी जो मैंने डिस्कस की बेटा। अब इसके अंदर ये है कि कोई और सवाल आपके आ जाएं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल जो होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्किल वाला सवाल है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। अब ये मुझे बताएं, ये जो जगह है इसको हम सेंट्रल बलोचिस्तान कह सकते हैं, ये जो मैप पे आपको नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, इस साइड पे जो आपकी एरियाज हैं, मतलब इस साइड पे जो एरियाज हैं वो ईस्ट है, इस साइड पे जो एरियाज हैं साउथ है, और इस साइड पे एरियाज वेस्ट। ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि उसने पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट्स इन बलोचिस्तान। अब ये देखिए, मैंने बलोचिस्तान का पूछा था, 5-6 बच्चों ने तो पूरे पाकिस्तान का लिख दिया सवाल ना सही पढ़ने की वजह से। ज्यादातर बलोचिस्तान के अंदर ये देखें कि मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स इन बलोचिस्तान आर most of the airports इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कर लें, ये मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सर एयरपोर्ट, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ एयरपोर्ट्स लिखा है क्वेश्चन में। क्योंकि लेकिन की में मेरे पास ये जगह थी, की में मुझे दो डिस्टिंक्ट चीजें मिल रही हैं, तो मैं दोनों डिस्टिंक्ट का फायदा उठा रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है, ये ठीक है सर, ठीक। मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर सर तो कलर्ड होगा ना हमारा। हाँ हाँ, आपका कलर होगा। लोकेटेड इन मेजर सिटीज लाइक, कौन से मेजर सिटी में, लाइक क्वेटा एंड गवादर। क्वेटा एंड, ये गवादर में भी आपको नजर आ रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुर्बत में भी आ रहा है। क्वेटा एंड गवादर, ये चलें हम लोग दो लिख लेते हैं। मोर ओवर मोस्ट टू लीस्ट के मुताबिक हम लोगों को पहले डोमेस्टिक की नहीं बात करनी चाहिए। यार चुप कर जा। मोर ओवर देयर आर many domestic airports located in few other towns like, कौन कौन से नाम लिखे हैं, लाइक पंजगोर, दलबदीन। सर अगर हम इनके नाम ना आते हो तो भाई लिखे हुए हैं, इसके ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं आते नाम, इसके ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। इसके ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको नहीं आते तो अपने मैप बनाए। अच्छा, इसके बाद है हाउएवर, ये इसकी जो अवेलेबल नहीं है। हाउएवर एयरपोर्ट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड in which directions of Balochistan? ये South. नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों में। नॉट सर हम ईस्टर्न बलोचिस्तान का लिखें। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट लिख सकते हैं आप, वो भी नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, इस तरह पाकिस्तान। क्लियर? अब ये व्हाट इज द, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन गवादर एंड कराची। सर एक बात पूछनी थी जी सर, ये आप पूरा कराएंगे मतलब ये वाला मॉक? नहीं, बस मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये लाइन एक लगा लें, यहाँ पे ये सॉरी ऐसा लाइन लगाऊं जो नजर भी आते, ये लाइन लगा, ये लाइन में एक लगा दी। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस उसने कहा है गवादर और कराची में, ये ले। सर 270। अब ये की देखें सर 270 की देखें, स्केल वाला कर लेना आपने, स्केल से मेजर कर लेना। एक ये रफली इतना और दूसरा रफली इतना, 270 के करीब तो ये बनता नहीं है, ये 220 से 30 के दरमियान बनता है, ठीक है। सही हो गया बेटा? जी बेटा। सर आप स्केल उठा के स्क्रीन पे रख लें। मैं रखूं स्केल उठा के स्क्रीन पे? जी सर, मेरा 270 आ रहा है। अच्छा, आपका 270 आ रहा है। आपने मिडल ऑफ गवादर से तो नहीं यूज किया था इस जगह से? जी सर, इधर से किया। नहीं, इधर से मैंने साइडों से किया हुआ है ना, बिल्कुल किनारों से किया हुआ है, दोनों के पोर्ट के किनारों से। खैर वो तो डॉट देगा ना यार, वो तो डॉट देगा, यहाँ पे डॉट लगा देगा वो, डजंट मैटर, वो इतना बड़ा। सर तो आपने क्यों भूल गया? डॉट लगाना भूल गया था मैं। सर ये एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, जिसके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सी पोर्ट कराची पोर्ट लिखा हुआ है ना, ये ले गवादर पोर्ट, ये नाम ही उनके ये है। कराची एयरपोर्ट का नाम तो कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गवादर एयरपोर्ट का नाम है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ठीक है। अच्छा,
यहाँ तक बेटा ये करा लेता हूँ, बस ये आपकी कुछ क्वेश्चंस थे जो स्किल्स थी वो सिखाने वाली, वो तकरीबन हमने सारी सीख ली हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। पाई चार्ट को कैसे फिल करना होता है, पाई चार्ट्स को कैसे फिल करना होता है, ये आपकी एक स्किल होती है। पाई चार्ट्स को किस तरीके से आपने फिल करना है, ठीक है। ये जी बेटा, ये आता है सर, छोड़ दो। पाई चार्ट को जो है वो फिल करने का तरीका क्या होता है, ये आपके एग्जाम में, जैसे ये पाई चार्ट है, इसी तरह डिवाइडेड बार ग्राफ होता है, मतलब एक स्केल दिया होता है और उस स्केल में आपने सीक्वेंस दे के लिखनी होती है। तो ये जैसे ये यहाँ पे उसने सारी क्रॉप्स दी हैं, ये और किसका छोड़ा हुआ है उसने, उसने कॉटन और राइस का छोड़ा हुआ है, कॉटन और राइस का उसने किया हुआ है। फिर आपने ये जो ब्लैंक स्पेस है जहाँ पे कॉटन और राइस है, तो यहाँ पे आपने उसका तो सर इस ब्लैंक स्पेस में पहले हम कॉटन ड्रॉ करेंगे या राइस? अब ये वाला सवाल में, ये सवाल ही टेक्निकली गलत था कैम्ब्रिज वालों का। ये सवाल का मैंने रिपोर्ट भी किया था उन्हें कि ये सवाल आपने खुद गलत किया कि आपने की जो है उसमें ये मिडल में क्यों दी है, आपको की में ये एंड देने चाहिए थे, क्योंकि आपने इन दोनों को जी बेटा। सर उनका रिस्पॉन्स है, उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि थैंक यू फॉर टेलिंग अस, वी विल मेक करेक्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम्स। ये है सर क्या गलत है? गलती बनाई, क्या चीज? उसके बाद गलती बनाई इस तरह की? नहीं, फिर उसके बाद नहीं आई बेटा कोई भी। सर दूसरा वो वाला भी गलती हुई हुई थी उनकी कि उन्होंने बलूचिस्तान में माउंटेन रेंज दिखाई हुई है, सेंट्रल ब्रावी रेंज, और कोई रात से वो सुलेमान रेंज आंसर था। सुलेमान रेंज है। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने का तरीका क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 30.8 मिलियन। कितना है? 30.8 नेगेटिव मिलियन नेगेटिव, और आगे यूएस डॉलर पे लिखना जरूरी। सर इसमें ये तो नहीं लिखना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज अगर आपने बिलियन नहीं लिखा, अगर आपने बिलियन नहीं लिखना है सर कैम्ब्रिज के लिए वो साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं कुछ कहते उस पे? नहीं। अच्छा, कल वाले पेपर में ना आपने इंटरनेट वगैरह और ये चीजें बड़े ध्यान से पढ़ के जानी है। जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं ना बेटा सारे, प्लीज उनको देख लीजिएगा जब फ्री टाइम मिल जाए ना, रात को या कल सुबह में मिल जाए, किसी भी टाइम पे मिले। मैंने बहुत ज्यादा मेजर चीजें जो थी वो मैंने करके आपकी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। आप लोग उनको देखें, ठीक है। अभी मैं छोटी मोटी सी चीजें रह जाएंगी, जैसे ड्राई पोर्ट होता है या ये चीजें होती हैं, तो इनकी मैं एक छोटी सी वीडियो, जैसे सस्टेनेबल वाला पॉइंट है, सस्टेनेबल वाला जो है वो सारी चीजें वो मैं एक ही दफा में करके वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। सारों का सस्टेनेबिलिटी मैं इकट्ठी लिख के दे दूंगा, ठीक है। जी सर